आप सबको नमस्कार। उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात करते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करते हैं और लक्ष्यों की अगर बात करें, जो व्यालोक जी ने कहा है $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, तो हमें ये देखना चाहिए जब हम इस पर चर्चा शुरू करें। उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही राज्यों के बारे में बहुत सारी तस्वीरें हमारे मन मस्तिष्क में अपने आप ही उभर आती हैं। एक बहुत लंबा दौर देखा है बिहार ने, और उसका जब जिक्र आता है तो ऐसे ही जंगल राज उसका नाम नहीं पड़ा होगा। उसके लिए बहुत सारी घटनाएं और सामूहिक नरसंहार, जातीय संघर्ष, मिसरूल, कुव्यवस्था, लूट तंत्र, वो एक लंबा समय बीता है बिहार का। वो उसका एक काला अध्याय है। और उस समय एक निराशा का वातावरण था। और इसके साथ साथ जो मैं विस्मृत कर रहा था कि चुनाव के समय वहां क्या होता था, जिस तरीके से बूथों को लूटा जाता था, मत पेटियों को लेकर के लोग दौड़ते हुए दिखाई देते थे, किस तरह सत्ताएं हासिल की जाती थी और किस तरह की मनमानी होती थी वहां पर। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक लालू जी की बेटी की शादी थी और पटना में पूरा जो कारों का एक, उसको आप शोरूम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक नहीं कई लूट लिए गए थे, क्योंकि बारातियों को कार भेंट करनी थी, गिफ्ट करनी थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो बिहार और आज का बिहार। आज बिहार की जो पॉपुलेशन है करीब करीब 13 करोड़ के आसपास। उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे हैं तो 24-25 करोड़ के आसपास। यानी दोनों प्रदेशों की आबादी ही 38 से 40 करोड़ के आसपास है। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो बिहार की करीब 9 लाख करोड़ के आसपास और उत्तर प्रदेश की करीब 30 लाख करोड़ के आसपास। जो टारगेट अभी रखा है योगी जी ने, वो 36 लाख करोड़ का रखा हुआ है। और उनका ये मानना है कि जब तक उनकी सरकार का कार्यकाल समाप्त होगा, दूसरी का, वो टारगेट अचीव हो जाएगा। अब बदलाव क्या हुए हैं? बिहार के दो विद्वान मेरे साथ बैठे हैं, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं। कई संस्थानों को वो इस समय प्रेजाइड कर रहे हैं और उनका अपना एक अनुभव भी है और वो उस व्यवस्था के अंग भी हैं। व्यालोक जी से आप सब परिचित हैं बहुत अच्छे तरीके से। अलग अलग मीडिया मंचों पर आप उनको देखते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, और उनकी अपनी एक दृष्टि भी है, एक दिशा भी है। तो दोनों से हम बिहार को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे बाबा रामदास जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को आप संभाल लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि इन दोनों विद्वानों के साथ ही अन्याय होगा कि इनको अगर हम बिहार तक सीमित रखेंगे। खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुए हैं, विशेषकर 2017 के बाद से, उसके बारे में तो मैं बताऊं आपको, मैं हरियाणा में करीब 16 साल तक एक अखबार का संपादक रहा और वहां कई बार कुछ परिवारों में जाकर के मैं बैठ जाता था, एक दो परिवारों के साथ निकटता थी।
हरियाणा के एक मध्यम आय वर्गीय परिवार के लोग भी योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता, कौशल, सूझबूझ और जो उनका तरीका है हर एक को हिंदी में समझाने का, उसके कायल थे। तो आप 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देखें, जो जंगल राज बिहार में था, यहां भी माफिया राज था, यहां भी जमकर के दंगे होते थे और यहां माफिया, गुंडे, बदमाश एक उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के बारे में हिमाकत नहीं करता था, सोचता नहीं था। आज पूरा वातावरण ही बदला हुआ है और उत्तर प्रदेश का जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें 16-17% का कंट्रीब्यूशन इस समय है। तो मैं सबसे पहले विशाल जी के पास चलता हूं। जो इस समय परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लालू और राबड़ी राज के खात्मे के बाद जो शुरुआत हुई थी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीतीश जी का जो शुरुआत एक कार्यकाल था, सुशासन बाबू के रूप में उनकी एक छवि थी, उसमें कहीं थोड़ा सा बीच में ढीलम ढाली हुई। लेकिन इधर हम फिर देख रहे हैं कि नीतीश, हालांकि उम्र भी हो रही है और कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं जाहिर की जाती हैं, लेकिन जब से दोनों दल यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू मिलकर के एक साथ चल रहे हैं, तब से मुझे लगता है कि एक गुणात्मक बदलाव और बिहार का विकास, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या दूसरे क्षेत्रों की बात हो, और जो एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी राज्य में कि देश भर में लोग रोजगार के लिए जाते थे, अब जो असीम संभावनाएं और निवेश के दरवाजे खुल रहे हैं, जो कानून व्यवस्था थोड़ा वश में आई है, तो इसके मद्देनजर आप इस बिहार को कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत धन्यवाद दूंगा, बाबा रामदेव जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, आप सभी लोगों को। आपने जब इस चर्चा को शुरू किया तो आपने 2 घटनाओं के बारे में कहा। वो दोनों घटनाओं के बारे में मैं छोटी सी बात उल्लेख करना चाहूँगा। मेरा परिचय, मैं छोटा सा परिचय बता दूं। मैं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं बिहार की जो मार्केटिंग फेडरेशन है, जो जैसे यूपी पीसीएफ होता है वैसे बिहार की मार्केटिंग फेडरेशन है, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। और हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं। एनसीसीएफ देश में 10 प्रदेशों के अंदर किसानों की दलहन तिलहन और मक्के और गेहूं की खरीदी करती है और बिस्कोमान स्टेट के अंदर किसानों को खाद जो एमएसपी के रेट पे, उस रेट एमआरपी के रेट पे हम खाद दिलवाते हैं। आपने जब बात शुरू किया तो 2 बातों से मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मेरा जन्म, मेरे माँ बाप बिहार छोड़ के ही दिल्ली आए थे। जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने बहुत हद तक महसूस किया और सच्चाई ये है कि परिवार होने के बावजूद भी जो डर लगा रहता था बिहार जाने में, उस दौरान वो डर बहुत हद तक सभी लोगों ने बहुत हद तक महसूस किया उस दौरान। आपने लालू जी की बेटी की शादी की बात की। हमारा एक कोल्ड स्टोरेज रहा एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बिहार का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज था। लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन से उसकी कैपेसिटी होती थी। लालू जी की बेटी की शादी में हमारे यहाँ से भी आलू उनकी बेटी की शादी में गया है, तो उनकी बेटी की शादी में खाना में आलू हमारे यहाँ का आलू रहा है। तो ये 2 चीज़ें थी जो इस बात से मैं शुरू करना चाहता था। बिहार उस समय में और 2004 के बाद जो बिहार है उसमें सबसे बड़ा जो मैं ये मानता हूँ कि जो बड़ा योगदान रहा वो बिहार और बिहारियों का जो आत्मसम्मान बढ़ा। नीतीश कुमार जी ने वो सबसे पहला जो हमारे में जो भावना हमारे अंदर लेके आए, वो सबसे बड़ी भावना थी।
2005 से 2010 का जो कार्यकाल रहा, उस समय, उसके पहले सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में हम लोग ये नहीं बताते थे कि हम बिहार से हैं। कोई हमसे पूछता था तो हम यहाँ वहाँ की बात करते थे, बोली से लगता था कि पूर्वांचल तरफ के लोग हैं। पर 2010 के बाद जो बिहार सामने आया, जहाँ पुल पुलिया, शिक्षा, रोड बने, बिजली में बहुत हद तक अच्छा काम हुआ। 2015 तक तो बिजली में क्रांति आ गई, लगभग पूरा बिहार इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर आ चुका था। एक कॉन्फिडेंस बना देश में, अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बिहार भी अब एक प्रदेश हो गया है। लेकिन जो हमारे ऊपर जो ये तमगा लगा है बीमारू होने का, अब लड़ाई उसको मिटाने की और ये छवि मिटाने की कि हम बीमारू प्रदेश हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार, पटना से कहीं भी आप बिहार के किसी कोने में चले जाइए तो आप 4-4.5 घंटे के अंदर प्रदेश का कोना आप छू लेते हैं। मैं कल पटना से जमुई और जमुई से पटना 6 घंटे के, एक तरफ 2.25 घंटे, एक तरफ 3 घंटे, 3.25 घंटे पहुंचा हूं। वो इलाका वो था जहां माले और नक्सलों का अच्छा प्रभाव रहा। जो मेरा पैतृक घर है वो माले से प्रभावित रहा। आज सच्चाई ये है कि एक भी घटनाओं की हम दूर दूर तक चर्चा नहीं करते। रात को 2-2 बजे तक हम लोग क्षेत्र में न्योता करते हैं, जाते हैं किसी के यहाँ। जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो अब बिहार उसके आगे आ चुका है। और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर भारत सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकारें मिलकर अब जो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट का, जो रोजगार के मुद्दे थे, उस पे बहुत हद तक अब सरकारें काम करने वाली हैं। हम लोग सुन रहे हैं कि इंडस्ट्रीज से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बिहार में बहुत हद तक मेरे को लगता है कि 80 से ऊपर एथेनॉल यूनिट्स के अप्रूवल्स हैं, जिसमें से कम 25-26 एथेनॉल यूनिट शुरू हो चुके हैं और बाकी कमीशन हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री सपोर्ट भी मिल रहा है। अब ये इस 5 साल के अंदर हम लोग देखेंगे कि आगे बिहार कहाँ चलता है। व्यालोक जी से तो मैं एक सवाल सबसे पहले यही पूछूंगा, जो अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसका अर्थ कम से कम बाहर तो ये निकाला जा रहा है कि जो जातीयता का जहर था वो थोड़ा सा उतर गया है या उतर रहा है। क्योंकि लालू जी की पार्टी का जो हाल हुआ है और जो बाकी दलों का भी, कांग्रेस का भी, बड़ा एक बीच में चुटकुला चला था कि जो नए चुने हुए विधायक हैं उनकी मीटिंग बुलाई राहुल गांधी ने, और जब वो उस कमरे में पहुंचे जहां बिहार के प्रभारी बैठे हुए थे, वहां के अध्यक्ष बैठे हुए थे, नवनियुक्त विधायक बैठे हुए थे, तो उन्होंने इधर उधर देखा और अपने प्रदेश अध्यक्ष से और प्रभारी से कहा कि विधायकों को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि ये सोफे में जो 6 बैठे हैं बस यही हैं। तो जो एक राजनीति थी वहां की, जिसके लिए बदनाम था बिहार, क्या उस जातीय राजनीति से उबर रहा है? क्या यह शुभ संकेत है या ये फिर पलट सकता है? 2 चीजें देखने की जरूरत है। क्या जातीयता का खुमार बिहार से उतर गया है? एक शब्द में कहूंगा नहीं। एक नया वर्ग तैयार हुआ है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो है लाभार्थी वर्ग। ये दूसरा वर्ग जो है, इसने जातीयता वाले वर्ग को हावी नहीं होने दिया। अब ये लाभार्थी वर्ग कौन है? और नीतीश कुमार, जो चुनाव जब शुरू हो रहा था तो 2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि नीतीश एक हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। आखिर इन 2 महीनों में क्या हुआ? इन 2 महीनों में वो हुआ कि जो आपने जंगल राज की बात बताई, और ये जंगल राज की बात ना मैंने कही थी ना आपने कही थी, ये पटना हाई कोर्ट की है, कही हुई बात, डॉक्यूमेंटेड है। इस पर चर्चा शुरू हुई, थैंक्स टू मार्क जुकरबर्ग, थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज। जिस जेन जी को
हम लोग समझाना चाह रहे थे कि भैया इसमें मत उलझना। उसी ने डंपर लगाया, वो जो बाबा जी बुलडोजर वाले हैं उसने बुलडोजर लगाया और सारी कहानियां खोद दी। हम लोग जिस कहानी को बताने के लिए आमादा होते थे कि भाई रात में 6 बजे, अभी बिहार में एक चुटकुला निकला था, जब अभी तो वो विधायक बन गई हैं, उस समय प्रत्याशी हो रही थी, उनके पिता ने बड़बोलेपन में कह दिया कि हम पहली पीढ़ी के विस्थापित हैं। उनका खूब मजाक भी बना। मैं उसी पीढ़ी का हूं। जब मैं गया था जेएनयू पढ़ने तो मेरे पिता 1250 रुपए कैसे भेजते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रोफेसर्स की आत्महत्याएं हुई उस समय। 6 महीने 7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। और बिहार में एक अभिनव प्रयोग भी हुआ था, 30% दे देना। किसी महीने लालू को अगर मन में आया तो 40% दे दिया। इसमें उन्होंने कैसे क्या किया नहीं, बीच बीच में मैं ये एनेक्डोट्स आते रहेंगे, लेकिन मैं मुख्य प्रश्न पर रहूंगा कि जातीयता का खुमार उतरा या नहीं और नीतीश की इस जीत को कैसे देखा जाए। एक और घटना बताता हूं। अभी बिहार फिर सुर्खियों में है। गूगल कीजिएगा बिहार नीट छात्रा, तमाम तरह की। लेकिन अंतर क्या है? नीट छात्रा के साथ गलत हुआ, उसकी हत्या की गई, लेकिन अपराधी पकड़ में आए, उच्च स्तरीय जांच हुई और अब सीबीआई जांच कर रही है। बड़े नाम भी आए, छोटे नाम भी आए, तमाम चीजें हुई। बिहार में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। पहले क्या होता था कि इस तरह की घटना के बाद जो अपराधी होते थे वो चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलते थे। एक और चुटकुला है, सुन लीजिए। और ये चुटकुला नहीं है, ये कोई भी चुटकुला नहीं है, ये सब स्थापित तथ्य हैं। एक डॉक्टर साहब थे और उस समय गाड़ी खरीदने के नाम पर हमारे पास मारुति का ही ऑप्शन होता था। भाई साहब के दामाद भी बड़े सर्जन वर्जन थे, उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की। हमारे यहाँ गांधी सेतु बहुत प्रचलित है, पटना को जोड़ता है वो। गांधी सेतु पहुंचे तो एक विधायक जी से मुलाकात हुई, कहा कि ये गाड़ी लेके आए हैं। विधायक जी ने कहा बहुत बढ़िया, जरा एक दिन के लिए दे दो, घूम घाम के दे देंगे। डॉक्टर साहब क्या करते, दे दिया। 3 दिन के बाद विधायक जी को फोन किया, सर वो गाड़ी है, गाड़ी तो हमने भेज दी, तुम्हारे पास नहीं पहुंची। होते हवाते जब ये प्रकरण उच्च स्तर पर पहुंचा और उनके दामाद एसीपी थे उस समय, लोगों ने सलाह दी कि आप कहीं मत जाइए, सीएम हाउस जाइए। सीएम हाउस में एंटर करते हैं डॉक्टर साहब, उनकी गाड़ी लाल रंग की सामने लगी हुई है। सीएम से कहते हैं साहब इसी के लिए तो आए हैं। सीएम कहते हैं बुलाओ के काहे उठा ले सा गाड़ी, अच्छा बचवा सबके कुछ खाए पिए के दे दी, गाड़ी ले ली। ये था सच। अब ये अंतर आया है बिहार में। ऐसा नहीं है कि बिहार कोई स्वर्ग हो गया है, लेकिन हाँ अगर आंकड़ों की बात करें तो 11% 12% की वृद्धि दर है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 2 चीजें हैं, सड़कें और बिजली, वो बिल्कुल सुधर गई हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है कई जगहों पर अभी भी कमजोर है। लेकिन इतना तो मजबूत है कि तेजस्वी यादव रात के 2 बजे नाचते हुए अपनी वीडियो बना लेते हैं। और ये मेरी एक भुक्तभोगी की बात है। 1997 से 2002 तक मैं जेएनयू में रहा। मैं अगर पहुंचता था, और उस समय पटना तक ही ट्रेन थी, यह भी एक आधारभूत संरचना की बात सुनिए। मेरे शहर तक के लिए दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। आज की डेट में 4 ट्रेन है। खासकर बाबा रामदास जी सुन लें, टिकट करवा रहे थे तो पूछ रहे थे कि आए हो, वहां से चला था का? एक ट्रेन नहीं चला था, 4 ट्रेन चला था भाई। लेकिन कहने का मामला यह है, कुल मिलाकर बात यह है कि आधारभूत संरचनाओं पर बात हुआ है। एक लाभार्थी वर्ग जो है, और महिलाएं, सबसे बड़ी जो नीतीश की समर्थक हैं वो महिलाएं हैं। उसमें उनका एक विक्षिप्तता भरा काम भी है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी तरह की बंदी को आप जब करते हैं तो एक अवैध धंधा उसके साथ खड़ा होता है। और राज्य में आज 25,000 करोड़ की एक अवैध इकोनॉमी है। राज्य में सूखा नशा जो बिहारी कहीं नहीं जानता था, आज उसकी गलियों में है। लेकिन महिलाओं की सरेआम पिटाई नहीं हो रही है, खासतौर से अब उस वर्ग को क्या कहें, लेकिन जो आज दलित का तमगा लगा के घूमते हैं। नीतीश कुमार ने
दलितों में, महिलाओं में, लाभार्थी वर्ग में एक जगह बनाई, और इस वजह से नीतीश कुमार इस बार इतनी शानदार जीत दर्ज कर पाए। जी 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो उनका एक बयान आया था और उनका विजन बड़ा स्पष्ट रहता है, उनका अध्ययन बहुत मजबूत होता है। उन्होंने कहा था कि जो पश्चिमी भारत है वो तो संपन्न है एक तरीके से, उसको और संपन्न किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा पूर्वी हिस्सा है उनमें 7 सिस्टर्स, पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य, और जो बाकी बंगाल से लेकर के फिर उसमें आप बिहार भी ले लीजिए, नीचे झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा तक चले जाइए, वो कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पिछड़ गए। और उनका कहना था कि अगर हम 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं तो हमें समग्रता में जो पिछड़ गए हैं उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और जो पहले से अच्छा कर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में शामिल हैं, उनको भी संबल देकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहां भी असीम संभावनाएं हैं, लेकिन जो पिछड़ गए हैं वहां के लिए हम देख रहे हैं कि उनकी पहली सरकार से लेकर के अब तीसरी सरकार है, उस पूरे हिस्से के लिए वो अतिरिक्त एलोकेशन करते आ रहे हैं, और उन राज्यों को जो बिल्कुल पटरी से उतर गए थे, जहां निराशा का एक भाव दिखाई देता था, वहां अब संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, पलायन रुकते हुए दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मूलभूत जरूरतें होती हैं विकास की, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, भरपूर सप्लाई, कानून व्यवस्था बेहतर, ये सारे मापदंड जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। तो विशाल जी, ये जो अपना पूर्वी हिस्सा है भारत का, इसमें बिहार भी आता है, तो क्या हम वो दिन देखेंगे कि जो पलायन होता था बहुत बड़े पैमाने पर बिहार से, वहां पर निवेश आएगा, रोजगार की और संभावनाएं विकसित होंगी, और ये पलायन जो होता था और जिसके लिए कई बार बहुत अपमानजनक स्थितियों का सामना बिहारियों को करना पड़ता था अलग अलग सूबों में, वो ये जो एक कलंक है ये कभी धुलेगा? क्योंकि मैं सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको उसके ही परिप्रेक्ष्य से एक छोटी सी घटना बताता हूँ। माननीय गृह मंत्री जब सहकारिता मंत्री बने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये मंत्रालय शुरू किया, तो हम लोग क्योंकि इस मंत्रालय से सहकारिता आंदोलन जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों में बड़ी ऊर्जा थी उस समय। मैं ये बताऊं आपको, सहकारिता आंदोलन का सबसे बड़ा जो योगदान होता है, वो सबसे बड़ा जो गढ़ माना जाता है वो गुजरात और महाराष्ट्र में माना जाता है। लेकिन मैं आपको आज ये बता सकता हूं कि बिहार के अंदर ये प्रयास किया जा रहा है और बहुत हद तक इसमें सफलता मिल रही है कि सहकारी डेयरियां बिहार में खोली जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के अंदर 20 साल से जो शुगर मिल थी 3 हमारे यहाँ जो बंद थी, वो भी अब खोली जा रही हैं। और अच्छा यह है कि सहकारिता से जुड़ी हुई समितियों को ही उनको चलाने का मौका मिल रहा है। मैं क्योंकि एक सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, ये जो यूपी के अंदर पहले ये कहा जाता था कि प्राइवेट ट्रेड जो फर्टिलाइजर के अंदर होता था, योगी जी के आने के बाद आज के दिन पे 50% प्राइवेट ट्रेड पीसीएफ के थ्रू देना है, और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इफको, क्रिफको, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका 100% जो प्रोडक्शन है यूपी के अंदर, वो सारा यूपी पीसीएफ के मार्फत दिया जा रहा है। जो ये लोग अपने पंचायत स्तर में जो इनकी पैक्स की समितियां हैं, उनके मार्फत किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि सहकारिता एक बहुत बड़ा माध्यम है रोटी रोजगार को सृजन करने के लिए, क्योंकि हम
जो भी समितियां चलाते हैं, हमारा प्रॉफिट कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी इस विभाग में अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं, और बिहार और यूपी वो समझते हैं कि ये दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर रोजगार पैदा करने के लिए अगर शुगर की फैक्ट्रियां, डेयरी की फैक्ट्रियां, डेयरी की समितियां बनाई जाए, मत्स्य की समितियां बन रही हैं, मधु की समितियां बन रही हैं, फिशरीज की समितियां बनाई जा रही हैं, तो जो रोजगार के लिए नौजवान जो इंडस्ट्रीज को ढूंढते थे, आज मैं ये मानता हूं कि सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए जितनी समितियां हैं जो अच्छा कर रही हैं, यही लोग रोजगार पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि बिहार और यूपी किसी भी मामले में आगे आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर देश के 3-4 ऐसे प्रदेशों के अंदर होगा जहां रोजगार सिर्फ सहकारिता से ही पैदा हो रहा हो। यही सवाल व्यालोक जी से भी है। आपको कितनी संभावना दिखाई देती है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश आना शुरू हुआ है, कॉन्क्लेव हुए हैं, देशी विदेशी उद्योगपति आए हैं, अब तो वहाँ काम होने भी शुरू हो गए हैं। लखनऊ में एक डिफेंस कॉरिडोर जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बन रही हैं, उस तरह की संभावनाएं क्या बिहार में हैं और क्या वैसा वातावरण बन पा रहा है और वहाँ का यूथ पलायन करने के लिए मजबूर ना हो, क्या ऐसा वातावरण बन रहा है? इसको जरा यहाँ से शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश कब से आने शुरू हुए और क्यों आने शुरू हुए। पहला मुद्दा और आखिरी मुद्दा किसी भी व्यापारी का होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर ठीक रहेगी तो वो वहां निवेश करना चाहेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे, चुनाव जीत गए थे। मैं उस दिन आजमगढ़ में था और मैंने खुले तौर पर उनके MY समीकरण का तांडव देखा था। तांडव एक बहुत पॉजिटिव शब्द है, उसको छोड़िए, उत्पात देखा था। माफ कीजिएगा, तांडव ठीक शब्द नहीं है, मुंह से निकल गया। अभी उन्होंने शपथ नहीं ली थी, लेकिन गाड़ियों पर यादव मुस्लिम लिखा हुआ और पूरे आजमगढ़ में, मैं केवल आजमगढ़ की बात बता रहा हूं, जो उत्पात मचाया उन्होंने वो दर्शनीय था मेरे लिए। वही उत्पात जो लालू प्रसाद जब जेल गए थे तब उनके जो समर्थकों ने मचाया था, और लालू प्रसाद जानबूझकर कभी रिक्शे से कभी हाथी से जाते थे। अस्तु, बिहार में संभावनाएं अनंत हैं, क्योंकि आधा हिस्सा बाढ़ में डूबा रहता है, आधा हिस्सा सुकाड़ में। ये एक सबसे बड़ी समस्या की बात है। तो मैं अब समस्याओं पर बात करता हूं। कानून व्यवस्था की बात एक उदाहरण से शुरू करता हूं। मेरा जो घर है दरभंगा, वहां से 25 किलोमीटर दूर मधुबनी है। वहां से नेपाल बॉर्डर लोग साइकिल से चले जाते हैं, हम लोग भी गए हुए हैं। अरेर में मखाना का दुनिया का सबसे बड़ा, और ये प्रूवन फैक्ट है, आप सर्च कर लीजिए, सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लांट लगाया गया है मखाना का, जहां एक छत के नीचे आपको मखाना की खेती से लेके, उत्पादन से लेके, और मखाना से जो प्रोसेस्ड फूड होता है, और चूंकि मोदी जी ने उसको खा लिया है एक बार, वो पावर फूड हो गया है, तो अब मखाना की डिमांड आप देख ही रहे होंगे अलग अलग इस पर। क्योंकि मोदी जी तो एक काम करते हैं, कभी अंग वस्त्रम पहन लेते हैं असम का, कभी गमछा लहरा देते हैं, और उसके बाद सारी चीजें डिमांड में आ जाती हैं। ये अरेर में हुआ, लेकिन उस दौरान कितनी तकलीफें हुई। अभी विशाल जी ने एथेनॉल प्लांट की बात की, ठीक है, 25 एथेनॉल प्लांट को मंजूरी मिली, लेकिन उसी में से एक मुखिया आता है और कहता है कि क्या हमने कोई पाप किया है कि बिहार में हमें लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लाल फीताशाही में उसकी फाइलें जकड़ी हुई हैं। रेड बस की 600 बसें बर्बाद हो गई, अंततः उसको वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि बिहार में सरकारी बसें अनुपलब्ध हैं, जो भी बस चलती है उस पर माफिया का कब्जा है। तो सरकारी बसें अगर चलती भी हैं तो आप देखेंगे उसमें 2 से 3 सवारियां होती हैं
और डग्गा मार बसें हो गई हैं, हालत हो गई है। मैं जानबूझकर निगेटिव बातें इसलिए कह रहा हूं कि है, समस्या है, सब कुछ हरा हरा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि वहां एक सरकार नाम की चीज है, जो हमने लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों में नहीं देखा। जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है कि वहां हर एक घर में बिजली है, वहां हर एक गांव तक सड़कें हैं। अभी बिहार का कई लोगों ने यहाँ भ्रमण किया होगा, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं शायद सबने किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, बिजली है। फिर से बात वही लॉ एंड ऑर्डर की, लाल फीताशाही से मुक्ति की और फाइलों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की, बिना वजन के। एक कहानी जो मुझे याद आती है, भोलाराम का जीव, परसाई की लिखी हुई, जिसमें फाइलों पर वजन रखने के लिए अंत में बेचारे नारद जी अपनी वीणा रख देते हैं। उनको जब समझ में नहीं आता है कि भाई वजन क्या रखें, तो नारद जी कहते हैं हाई लो, ये पूरा वजन है। तो ये वजन वाली जो बात है, बिहार को IAS IPS लॉबी से छुटकारा पाना होगा, बिहार को नौकरशाही से मुक्ति पानी होगी। और बिहार में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, क्योंकि अब हम सर्विस सेक्टर की छलांग में आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां जो प्रदूषण है, वहां जो जल संकट, जिस दरभंगा के बारे में कहा जाता था पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थी। उस दरभंगा में, उस मधुबनी में भयंकर जल संकट है। 6 महीने वहां अगर सरकार टैंकर्स न भेजे या फिर सरकार के बोरिंग न हो तो वहां के लोग प्यासे मरेंगे। इन चीजों पर हर नल, हर घर नल का जल, कितनी अच्छी योजना है, लेकिन जब वो दिन रात पानी बहेगा, भूगर्भ जल का दोहन होगा, तो क्या होगा। इसलिए एग्जीक्यूशन के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन और बीच बीच में उसकी जांच, ये 4 बिंदु मैंने बताए। अगर ये है तो बिहार के पास अनंत संभावनाएं है, वरना आंकड़ों में तो हम अभी भी 12% ग्रोथ रेट, राष्ट्र के सबसे बड़े विकसित राज्य हम हैं ही। और बिहारी हैं तो आप लोग जानते ही हैं, 6 ज्यादा IH हमारे पास होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, विशाल जी ने कही हैं। अब जरा चलते हैं दुनिया के 6ठे देश की तरफ। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया का 6ठा देश है। 24-25 करोड़ आबादी। मैं देख रहा था जब अखिलेश यादव ने प्रदेश को छोड़ा, उस समय टोटल जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ थी वो करीब 14 लाख करोड़ के आसपास थी। और बाबा जी का दूसरा कार्यकाल है। अगले साल के शुरू में फरवरी में चुनाव का बिगुल बजेगा। फिर से एक नया जनादेश के लिए सभी पार्टियां लोगों के बीच में जाएंगी। और करीब करीब इन 9 वर्षों में जो 14 लाख करोड़ की हमारी GDP थी उत्तर प्रदेश की, वो आज बढ़ के 30 लाख करोड़ की हो गई है। 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, रातों रात बदलाव संभव नहीं है। बिहार के जब जंगल राज की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के माफिया राज की चर्चा ना करें तो वो एक कहना चाहिए कि एक आवरण डालने वाली बात होगी। एक दौर वो था जब जनसभा के मंच पर अतीक के कुत्ते से प्रदेश का मुख्यमंत्री हाथ मिलाता था। और अगर कोई पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी उसको कोई एक समन हैंड ओवर करने गया है, रिसीव कराने गया है, तो उस पुलिस ऑफिसर की वहीं हत्या करके, उसकी खाल उतरवा करके, उसकी बाकी की बॉडी को ऐसे टांग दिया गया था जैसे दुकानों पर
कटे हुए बकरे को टांग दिया जाता है। ये जो माफियाओं का आतंक था, ये जो हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं भीषण दंगों का दौर चलता था, ये जो मां बहन बेटियों को 6-7 बजे के बाद घर से निकलने का मतलब किसी ना किसी दुर्घटना का सामना करने के लिए एक वातावरण देना था, उसको कोई योगी जी ने जादू की छड़ी घुमा करके रातों रात ठीक नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि आप हम सब जानते हैं, गोरक्षपीठ से आते हैं, और उन्होंने जो किया है और जो मूल मंत्र भी दिए हैं, वो जो उनकी भूमिका है उत्तर प्रदेश को उसका पुराना गौरव लौटाने की, इसको सदियों तक याद किया जाएगा। अगर फिर से बहुत जल्दी किसी गलत हाथ में उत्तर प्रदेश नहीं गया तो ये जो बड़ा परिवर्तन है, आज हालत क्या है कि जिसको मैं छठा देश बता रहा हूं दुनिया का आबादी के लिहाज से, इसमें आज लगभग तैयार हैं कुछ हवाई अड्डे, 21 हवाई अड्डे ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, जो आपका डिफेंस कॉरिडोर, पूंजी निवेश आना शुरू हुआ है। माफिया या तो 72 हुरों के पास भेज दिए गए हैं, या उनकी हालत जो है वो जेल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज बहन बेटियां मातृशक्ति रात को 12 बजे भी 1 बजे भी आराम से अपना जो वर्किंग है और दफ्तर से आती हैं, बेखौफ आती हैं, कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। और योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि ये हमेशा याद रखो, आपने यहां अगर किसी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये रातों रात नहीं होता है, एक मैसेज देना होता है। और जो बुनियादी चीजें हैं विकास की पटरी पर किसी स्टेट को या किसी देश को डालने की, जो मूलभूत चीजें हैं, कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जो आम नागरिक है उसकी जान और उसका माल वो सुरक्षित महसूस करे, जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है उसके लिए अगर वो कच्चा माल कहीं से लाना चाहता है तो उसके लिए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे, हवाई अड्डे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर कुछ अपना बनाना चाहते हैं, फैक्ट्रियां, कंपनियां डालना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बस एक लखनऊ में है और फिर वहां से आप 300, 400, 500 किलोमीटर सड़क से चल करके जाइए। जगह जगह आपको हवाई अड्डे डालने होते हैं, देशी विदेशी जो पूंजी निवेशक हैं वो इजीली वहां तक लैंड करके जा सकें। और अगर तैयार माल है तो उसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी ढुलाई के लिए अच्छे रोड, अच्छे हाईवे, एक्सप्रेसवे, अच्छा फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का, वो सब तैयार है अब। तो यहां से जो उत्तर प्रदेश अब तैयार, और हाँ एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और आगे जाकर के जो एक नजीर बनने जा रहा है पूरे देश के लिए, टेम्पल इकोनॉमी। सबसे बड़ा काम इस दौर में ये हुआ है। और ठीक है, आज केदारपुरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, किसी जमाने में हुआ करता था जब तक उत्तराखंड नहीं बना था। लेकिन 2013 की उस दुर्घटना के बाद, हादसे के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद जो केदारपुरी का कायाकल्प हुआ है, उसके बाद जो काशी नगरी का कायाकल्प हुआ है, फिर अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना, अभी मथुरा में काम चल रहा है। ये सारी जो टेम्पल इकोनॉमी है ये कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। आपको हैरानगी होगी, जब महाकुंभ चल रहा था उस समय जो लोग
गंगा माँ में पवित्र डुबकी लगा रहे थे, वो अयोध्या भी जा रहे थे भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए। और उस दौर में जो जीएसटी कलेक्शन था अयोध्या का, वो सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाले गाजियाबाद जिले से भी अधिक था। कितने लोगों को रोजगार मिलता है और प्रदेश को भी उससे कितना रेवेन्यू मिला है, ये एक नया मॉडल है जो पूरा देश उससे सबक ले सकता है। तो यहां जो बदलाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? व्यालोक जी पहले और फिर विशाल जी। श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर वो कोई सवाल देना चाहें, मैं बस याद दिला रहा हूं, मैंने कितनी को लिखते हुए देखा है, एक सवाल आया है, आप लोगों में से भी जिनको चाहिए, और वॉलंटियर्स प्लीज उनकी सहायता करें। सर, आपका सवाल था कि उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया और रातों रात तल अतल वितल और इस तरह से 7वां तल होता है रसातल। उत्तर प्रदेश और बिहार की जब बात करते हैं तो 15 वर्ष पहले बिहार थोड़ा सा और पीछे, हम लोग रसातल में थे। इसीलिए विशाल जी ने जब कहा कि 2005 से 10 का शासन वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसीलिए होता है क्योंकि आप अगर 1000 फीट के गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं और आप 100 फीट तक आ जाते हैं तो 900 फीट आपने दूरी तय कर ली। लेकिन उस 100 फीट में आप धीरे धीरे फिर आप 50 फीट पर आते हैं, फिर 30 फीट पर आते हैं, फिर आके आप समतल पर आते हैं, पहला तल जो होता है, और समतल से आपकी कथा शुरू होती है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहला काम क्या किया कि कानून व्यवस्था को समतल पर लाए, पुलिस को खुली छूट दी, अपराधियों को कहा कि या तो प्रदेश छोड़ो या यमराज के पास जाओ या जहन्नुम जाओ, जैसी जिसकी श्रद्धा सबने वो चुना। ऑपरेशन लंगड़ा चला और आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि अपराध न्यूनतम है, अपराध को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। मानवीय प्रवृत्तियां हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने वही किया, उसको नियंत्रित किया। यही चीज नीतीश कुमार ने की। फिर नीतीश कुमार बीच में बह के आया राम गया राम, जिससे उनको एक खिताब भी मिला पलटू राम का। लेकिन अब जैसा कि वो 4 बार कह भी चुके हैं कि अरे वो तो गलती से हो गया ना जी, अब तो हमें इधरे है ना, तुम लोग गलती करता था तो तुम लोग को छोड़ दिया ना जी, तुम लोग तो बहुत अन्य उन्ने किया। तो अब जो ये पारी जो पिछले 2-3 साल से चल रही है उनकी, या बीच बीच में जो थोड़ा बहुत डेलिब्रेशंस हुए, उससे बिहार की गति को धीमा होना पड़ा, वरना बिहार भी कदम ताल उसी रफ्तार से करता होता है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो फिर से राष्ट्रीय औसत जहां है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि बिहार रसातल में है, सबसे कम आमदनी वाला राज्य है। इसलिए अगर वहां आमदनी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो लगता है कि ये क्या परिवर्तन है केशव, ये परिवर्तन क्या है। बिहार चूंकि रसातल में है इसलिए वहां अगर 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है तो लगता है कि अरे ये तो कमाल हो गया। इसीलिए बिहार में अगर जीविका दीदी का आंदोलन सफल होता है तो लगता है कि महिलाओं ने कमाल कर दिया। प्लस मैं महिलाओं की बात बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15-20 वर्ष पहले नीतीश कुमार ने जब बेटियों को साइकिल देनी शुरू की तो हमारे जैसे, चूंकि पत्रकार हमेशा शंकालु होता है, तो हमारे जैसे शंकालु ये भी सोचते थे और देखते थे हम लोग कि उस साइकिल का इस्तेमाल उसके भाई या पिता कर रहे हैं। लेकिन उस साइकिल ने सचमुच कितना सशक्तिकृत किया है महिलाओं को, यह देखना है तो 20 वर्षों बाद हमारे जैसे वही शंकालु अपनी बात को वापस ले रहे हैं कि नहीं भाई सशक्तिकरण हुआ है, महिलाएं बाहर निकली हैं, आपने आरक्षण दिया 50%, पंचायतों से लेके फिर नौकरियों में। आज आप जाइए तो मुझे लगता है कि बिहार एक अद्भुत पैराडॉक्स रचता है, अद्भुत विरोधाभास, जो विकास के तमाम पैमानों पर नीचे से फर्स्ट है जो राज्य, उस बिहार में महिलाएं पिंक बस चला रही हैं, उसकी राजधानी में महिलाएं बस चला रही हैं, और वो भी जिस समाज से आती हैं, मैं उस समाज को महादलित कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन
अब वही शब्द चूंकि प्रचलित है इसलिए कहना पड़ेगा, वो महादलित समाज से हैं। 13 ड्राइवर्स की इसी महीने नियुक्ति हुई है और वो चला रही हैं। पूरा जीविका का आंदोलन महिलाओं के हाथ में है, पूरा कोऑपरेटिव महिलाओं के हाथ में है। टीचर्स में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, क्योंकि 50% तो चलिए वैसे ही आरक्षण में उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं उसमें। इसलिए जो आपका सवाल था उसको अगर मैं समाहित करूं तो ये कि नियत हो और नीति हो तो उत्तर प्रदेश भी सुधरता है, बिहार भी सुधरता है। बगटूट घोड़े को काबू करने के लिए घुड़सवार की जांघों में जोर होना चाहिए। अगर उसकी जांघों में जोर नहीं है तो बगटूट घोड़ा उसे नीचे पटक कर टापों से कुचल देगा। जी विशाल जी, दोनों प्रदेशों की कुल मिलाकर के आबादी वो बैठती है करीब करीब 38 से 40 करोड़, और जीडीपी देखें तो वो भी 40 लाख करोड़ के आसपास, उससे भी ऊपर बैठती है। 9 लाख से ज़्यादा की जीडीपी अभी बिहार की, और करीब करीब 30 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की। असीम संभावनाएं हैं, और ये कहा जाता है, हालांकि प्रधानमंत्री का तो एक ये मुहावरा जैसा बन गया है कि वो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन जब तक केंद्र का सहयोग ना हो किसी राज्य को पूरी तरीके से, और दोनों के बीच में समन्वय ना हो, बेहतर संवाद ना हो, और जो योजनाएं परियोजनाएं जिनके लिए पैसा दिया जा रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उसकी अगर ठीक तरीके से रखवाली और निगरानी ना हो कि वो समय से पूरा हो जाए और पूरा करने की नीयत भी हो, तो असीम संभावनाएं होती है रोजगारों की भी, विकास दर बढ़ाने की भी। और जब इन दो बड़े राज्यों की विकास दर बढ़ती है, जब वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देश की एक बड़ी आबादी और खुद देश भी आगे बढ़ता है। देश की जीडीपी को भी एक संबल मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। तो ऐसे में कंक्लूड करते हुए इस चर्चा को फिर प्रश्न लेंगे और फिर इसकी समाप्ति की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में दोनों ही प्रदेशों में इस समय जो वातावरण दिखाई दे रहा है, इससे कितने आशान्वित हैं आप? मैं कुछ बातों के बारे में ज़रा संक्षेप में कुछ चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। बिहार 2005 से लेकर 2015 तक अपने मैक्सिमम डेवलपमेंट के अंदर था, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी, और अधिकांश 9 सालों के अंदर जो केंद्र की सरकार थी वो बिहार सरकार से विपरीत अलायंस की सरकार थी। यहाँ एनडीए की सरकार थी, वहाँ यूपीए की सरकार रही। योगी जी को इसका एडवांटेज डे 1 से मिला। योगी जी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक तो हम लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया, हम लोगों को लगा कि भाई एक योगी को एक मुख्यमंत्री बना दिया है, पर मेरा ये मानना है कि योगी जी एक अच्छे पॉलिटिकल विद्यार्थी की तरह जिन जिन प्रदेशों में जो जो अच्छा था उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। योगी जी को ये पहले ही स्पष्ट था कि कानून व्यवस्था यूपी की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर कानून व्यवस्था हो जाएगी तो सड़क पुल पुलिया अगर थोड़े कम भी बनेंगे उस अनुपात, तो लोगों को अपनी जान, अपनी माल, अपने व्यापार, अपने रोजगार को करने में जो सुविधा होगी वो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसका उदाहरण 2005 से लेकर 2010 की बिहार की सरकार थी। जब बिहार को वो मौका मिला कि केंद्र में और बिहार में एक जैसी सरकार हो, उसका अगर आप लीड पॉइंट देखिएगा, तुलनात्मक देखिएगा, तो 2025 तक ये लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल ही रहा। और क्योंकि सरकारों में ब्रेक लगता रहा, इंटरवल लगते रहे, तो डेवलपमेंट उस गति से बढ़ा नहीं। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर जिस तरह की योजनाएं बिहार में आने वाली हैं और जो अनाउंस हो चुकी हैं, चाहे वो पुल पुलिया, रोड्स हो, एक्सप्रेसवे बनने की बात हो, फैक्ट्रीज खुलने की बात हो, मखाना बोर्ड बनने की जो
जो मखाना बोर्ड बन गया है, अब बिहार का मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है। आज के दिन पे डेयरियां खुल रही हैं जिलाओं के अंदर। योगी जी को इसका एडवांटेज मिला और योगी जी ने ये सुनिश्चित करवाया कि यूपी की सरकार और भारत सरकार उत्तर प्रदेश को जितना हैंड होल्डिंग, जितना सपोर्ट दे सकती हो उतना सपोर्ट दे। इन्वेस्टर बाहर से भी आए और यूपी के जो लोग बाहर गए थे उन्होंने भी कल कारखाने, पुल, ये सब चीजों के अंदर अपना योगदान दिया। मेरा ये मानना है कि आज जब 2027 के अंदर दोबारा यूपी का चुनाव होने वाला है तो ये सरकार दोबारा रिपीट होगी, इस कारण से क्योंकि जो यूपी का मतदाता है बिहार के मतदाता की तरह उसको याद है कि पहले की सरकारों के अंदर क्या क्या होता था। और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग, जीने में जो सुविधाएं हो गई हैं, लाइफ जो बिहार के अंदर है और जो यूपी में बहुत लंबे समय तक नहीं था, अब उसकी हम सब लोग यूपी के अंदर उसके आदी हो गए हैं। आज माफियाओं को यूपी में कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है, कोई ये रंगदारी टैक्स किसी को देगा नहीं। उसको मालूम है कि बगल वाले थाने में अगर हम शिकायत करेंगे तो उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो एक एक्सेप्टेड फैक्ट था, आज वो सब चीजें निगेट हो चुकी हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ज्यादा ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लाइफस्टाइल जो हो गया है वो बहुत बड़ी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए काम है। और मेरा ये मानना है कि यूपी एडवांटेज था और जो कंटिन्यू हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों के प्रयास से वो अब बिहार को भी देखने को इस 5 साल के टेन्योर में मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो बिहार के अंदर 2005 से एक जो लाभार्थी तो बाद में थे, पर जो महिलाओं पे जो ध्यान दिया गया, हम लोग 2004-5 में, 5 के बाद बल्कि 2006 में हम लोग जब जाते थे रोडों पर घूमते थे तो झुंड के झुंड लड़कियों को साइकिल पे घूमते हुए जाते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए, एक बैग लेकर। इतनी प्रसन्नता होती थी, लगता था कि जो बेटियां घर के अंदर हैं आज वो विद्यालय जा रही हैं। और 20 सालों के अंदर वो छोटी सी लड़की की आज शादी हो गई, उसके अपने बच्चे हैं। और बिहार सरकार ने बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी शादी के बाद तक की व्यवस्था, जब तक उसको बच्चा उसका नहीं हो रहा है तब तक की व्यवस्था उस वर्ग के लिए कर दिया। बिहार में जहां महिला पुलिस आज नाकों पे, चौराहों पे खड़ी रहती हैं, तो लोगों को देख के इनको लगता है कि ये हम ही लोगों में से कोई एक है। और जो कॉन्फिडेंस उसको देख के लड़कियों को आता है, उसकी तुलना हम और आप इस कमरे में नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। अब जरा प्रश्न ले लेते हैं, अंतिम चरण में हम लोग पहुंच गए हैं। व्यालोक जी से सवाल है, पलायन बिहार की समस्या है या प्रतिभा का विस्तार? और इसी से जुड़ा हुआ एक और बिल्कुल सेम सवाल ही है। ये जो पहला सवाल था ये अवनीश जी की तरफ से था। सुरेंद्र सिंह जी ने पूछा है, जवानी हर समाज और प्रदेश की निशानी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में युवा पढ़ता वहां है पर कमाता दूसरे प्रदेश में। पलायन को प्रतिभा का विस्तार कहना वैसा ही है जैसे भारतवर्ष के ब्रेन ड्रेन को या भारतवर्ष के साइबर कुली को हम तमगे की तरह यहाँ चिपका लें। कोई भी अपना घर या अपना प्रदेश बाखुशी नहीं छोड़ता है अगर उसे वहीं पर मौके मिले। मैं जेएनयू नहीं जाता अगर बिहार में जेएनयू जैसी कोई यूनिवर्सिटी होती। मैं बाहर नौकरी नहीं करता अगर मुझे बिहार में वैसी ही नौकरी मिल जाती।
मैं बाहर नहीं जाता अगर मेरे करियर में वैसी ही संभावनाएं मुझे वहां दिखती। दिल्ली को हम बिहारी मजाक में बिहार का 41वां जिला कहते हैं। 38 जिले हैं, 2 पुलिस जिले हैं। हम लोग 41वां जिला दिल्ली को कहते हैं और मुंबई को 42वां जिला, क्योंकि हम इतने ज्यादा हैं। बिहार की आधिकारिक जो जनसंख्या है वह 12 करोड़ की है और उसमें करीब 3 से 4 करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं। तो यह कहीं से भी मुझे तो पलायन ही लगता है। और बिहार में अगर उद्योग हो, चूंकि कई लोग लौटे हैं, मैं खुद उदाहरण हूं। मैं बिहार पिछले 5 वर्षों से लौटा हूं। उसके पहले 5 वर्ष लखनऊ रहा, तो लखनऊ में भी मैं रहा, आराम से रहा क्योंकि मुझे वहां मेरे करियर के हिसाब से वही ग्रोथ मिला, वही सब कुछ मिला। दूसरा जो सुरेंद्र जी का सवाल है कि पढ़ता वहां है, कमाता दूसरी जगह है, इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर पढ़ने के लिए ही तो जाता है, तब वो वहीं सेटल हो जाता है। जैसे अब उच्च वर्ग है वो अमेरिका जाता है, वो कहीं और यूरोप जाता है। जो मध्य वर्ग है वो दिल्ली जाता है, और उससे भी जो नीचे का वर्ग है आर्थिक तौर पर, वह गली मोहल्लों में खुले सेंट टेरेसा स्कूल में, और जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें अपने बेटे बेटी को देता है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बिहार में बहुत सुधर गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और शिक्षकों के मामले में, खासतौर से अभी जो नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन वहां आप जाकर देखें तो आपको साफ दिखेगा पहली नजर में कि वहां किस समाज के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं और किस समाज के बच्चे बच्चियां पलायित हो चुके हैं। इसलिए पलायन कहीं से भी मेरे लिए गर्व का विषय नहीं है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अशोक कुमार लिखते हैं कि 2017 14 लाख करोड़, 2025 30 लाख करोड़, 9 वर्षों में 2.2 गुना हुआ। यदि इन्फ्लेशन 5-6% है तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा विकास हुआ है। ये आपका विचार है अशोक जी? अगर 2 गुना जीडीपी हो गई है 9 साल में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और थोड़ा करेक्ट करिए अपने आप को, एक बार देखिए 5-6% इन्फ्लेशन, मुझे लगता है कि मोदी राज में शायद एक बार इतनी आई थी, उसके बाद नहीं। बलजीत राय शर्मा फरीदाबाद से, जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उनको अस्थायी कैसे बनाया जाए, और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसा राष्ट्रव्यापी कैसे बनाया जाएगा? जैसे कश्मीर में, पंजाब में, दक्षिणी राज्यों में, बंगाल आदि में बहुत अव्यवस्था, विशेषकर स्नातक विरोध चल रहा है, उस पर सनातन विरोध चल रहा है, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए? जी, मुझसे या विशाल जी से? आप ही दे दीजिए। देखिए, मंथन का समय है, चर्निंग का समय है, तो इस समय, और समुद्र मंथन, हम सभी सनातनी हैं, समुद्र मंथन की कथा जानते होंगे। अब तो विदेशों में एयरपोर्ट पर उसकी पूरी प्रतिमा और नाच गा के वो लोग लगा रहे हैं। समुद्र मंथन में पहले क्या निकला था? रत्न नहीं निकले थे, उच्चैःश्रवा पहले नहीं निकला था, हलाहल जहर ही निकला था। तब भोलेनाथ को लाया गया और उन्होंने कालकूट को धारण किया था। तो अब जब कालकूट निकल रहा है, उसको हम लोग धारण कर रहे हैं, सनातनी समाज के लोग, तो इसके बाद उच्चैःश्रवा भी आएगा, कल्पवृक्ष भी आएगा, लक्ष्मी भी आएंगी और सारे रत्न भी आएंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, सनातन का यह वो अभ्युदय काल ही है, पूरे देश में फैलेगा। मैं बस इनमें एक ही बात जोड़ना चाहूँगा। कुछ चीज़ों को हमारी ग्रहण करने की शक्ति, कुछ चीज़ों को जल्दी ग्रहण करते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा लेट। बहुत प्रदेशों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली को एक्सेप्ट किया, प्रभावित हुए, और आज सरकारें चल रही हैं। कुछ प्रदेश हैं जिनको ये समझने और देखने की ज़रूरत है कि बाकी प्रदेश किस गति से बढ़ रहे हैं। जिन प्रदेशों का नाम लिया गया,
आज पंजाब की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है हम सब लोग जानते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल का कुछ हद तक हाल तो बिहार से भी, मतलब अगर कहिएगा बिहार की स्थिति खराब है तो हमें बंगाल को और अच्छे से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा वहाँ का आता नहीं है। तो शायद अब ये समय आ गया है कि बंगाल और पंजाब के अंदर भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी कि पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है और इन प्रदेशों में क्या हो रहा है। और कश्मीर का भी नाम लिया है, तो कश्मीर को तो मोदी जी एक तरीके से मगरमच्छ के जबड़े से निकाल करके लाए। ये हमें समझना चाहिए। और कश्मीर में जितना विकास हो रहा है, जितना विकास कश्मीर में हो रहा है, ये जो उस पार सीमा के उस पार बैठे हुए हैं पीओजेके वाले, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले, उनसे बात करो तो वो कह रहे हैं कि जरा दरवाजे खोल दो तो हम सारे दौड़ करके इधर ही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों को संतोष भी करना चाहिए कुछ चीज़ों पर। और कश्मीर में बदलाव हो रहे हैं, हमने तो देखा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और उसके बीच से वंदे भारत लाल कलर की वो बर्फ को चीरते हुए जा रही है, और उस पर कैप्शन था कि ये स्विट्जरलैंड नहीं कश्मीर है। विशाल जी, एक सवाल है, यूपी बिहार में धार्मिक पर्यटन उद्योग में बड़ी संभावनाएं हैं, परंतु सुरक्षा को लेकर दूसरे राज्यों में बहुत सी धारणाएं हैं, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो धारणाओं को तोड़े बिना 1 ट्रिलियन पहुंचने का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? ये एडवोकेट सुमित आर सिंह हैं, अहमदाबाद से आए हैं। देखिए, आज सनातन और सनातन को मानने वालों की संख्या किसी को गिनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब यूपी के मंदिरों की बात करते हैं तो माँ जानकी का मंदिर भी बन रहा है, और बिहार के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर हम लोग गया की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है कि आज हम लोग अपने धर्म के, अपनी सनातन व्यवस्था के बहुत पास हैं, और हम लोग अपने घर के बच्चों को भी ये बताते हैं कि हमारा धर्म, हमारे पूर्वज, हमारा गांव, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण क्या होना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि सनातन विचारधारा ही ऐसी विचारधारा है जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है। मैंने तो कभी ये देखा नहीं कि सनातन को मानने वाले लोग ऐसे कोई कृत्य करें जिससे समाज में अलगाव हो। हमारे सोचने का, बोलने का तरीका तो समावेशी ही है, और हमारे पर्यटन स्थल सबके लिए खुले हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक नया टूरिज्म शुरू होगा जिसके लिए भारत सरकार बहुत हद तक अच्छा प्रयास कर रही है। और अंतिम 2 सवाल, इनको मैं ही ले लेता हूं। प्रदीप पांडे, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सक्षम नेतृत्व सृजन करने में असफल क्यों है? आने वाले समय में आप क्या चुनौती अथवा समस्या देख रहे हैं? दूसरा सवाल है, क्या योगी जी के रास्ते में कुछ अंदरूनी रुकावटें हैं? अगर हैं तो उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुमत मिला तो पहली बार एमएलए चुन करके आए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। उससे पहले जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो बहुत सारे नाम चल रहे थे, रामविलास शर्मा का, कैप्टन अभिमन्यु का, ओपी धनखड़ का। मनोहर लाल खट्टर तो शायद 4, 5, 6 नंबर पर थे। लेकिन जब उनको बनाया गया तो उन्होंने बताया कि भाई वो एक सक्षम नेतृत्व हैं। महाराष्ट्र में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व सौंपा गया, और उन्होंने ये सिद्ध किया उस 5 साल में भी, और बीच में फिर 2.5 साल का जो अवसर मिला जिसमें एकनाथ शिंदे और ये उप मुख्यमंत्री थे,
कि वो जो एक प्रशासनिक दक्षता होती है और सबको साथ लेने की जो एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसमें कितने परिपक्व हैं। इसी तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे को रिप्लेस करके भजनलाल शर्मा को लेकर के आए, एकदम अननोन चेहरा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ले आए, छत्तीसगढ़ में एक नया नेतृत्व ले आए, उड़ीसा में एक नया नेतृत्व ले आए। संजय दीक्षित जी हंस रहे थे जब भजनलाल शर्मा का नाम ले रहा था। तो कहीं कुछ कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप किसी को नेतृत्व देंगे नहीं, काम देंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं, तब तक नेतृत्व का विकास कैसे होगा। और कई बार असफल भी होते हैं, कई बार सफल भी होते हैं। इसी तरीके से बिहार में अगर कभी कोई ऐसी स्थितियां बनी तो वहां भी आप देखेंगे कि कोई एक नेतृत्व आ जाएगा जो चीजों को संभाल लेगा। हाँ, और जहां तक योगी जी के रास्ते में रुकावटों का प्रश्न है, तो ये अंदरूनी तौर पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, वो XYZ का किसी का भी दफ्तर हो सकता है। वहां भी अगर आप बहुत मेधावी है, बहुत परिश्रमी हैं, पूरे मनोयोग से, अनुशासन के साथ समय से आना, समय से काम निपटाना है, तो भी आपको लंगड़ी मार करके गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सेक्शंस में भी होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, सेक्शन ऑफिसर तो मुझे मिलना चाहिए था, ये वर्मा कैसे बन गया, ये शर्मा कैसे बन गया। तो वहां भी राजनीति चलती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अगर कुछ चल रहा है और किसी को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो मुझे बनना चाहिए था, तो वो थोड़ा बहुत अगर छाती पीट रहा है तो इतना अधिकार तो आप उसको दे करके चलेंगे। जी पांडे जी के प्रश्न में मैं बस 2 लाइन जोड़ देता हूं, सर की आज्ञा मिली है इसलिए। इन्होंने बिहार में कहा कि भाजपा अपना नेतृत्व क्यों नहीं तैयार कर पा रही है। अरे बंधु, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बिहारी है, कैसे नहीं चुन पा रही है? और भाजपा ने बाहर से ही वो आए हैं, जो भी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तैयारी कर रखी है। मैंने बार बार कहा है कि बिहार में अब असल मजा आना शुरू होगा। आप देखते रहिए, भाजपा भी तैयार है, नेतृत्व भी तैयार है, सम्राट चौधरी भी तैयार हैं, नितिन नवीन आ गए हैं और मंगल पांडे भी तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं। बिहार में नेताओं की कमी नहीं है। विशाल सिंह जी और व्यालोक जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपने उत्तर दिए और बाद में प्रश्नों का उनका जो समाधान भी किया। और आप सबका भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम 3 लोगों को इतने समय तक झेला।